हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपसे उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में। जो हमने बोला था कि यूपी जी के हम वन बाई वन, लाइन बाई लाइन आपकी कवर करा रहे हैं। जो आपको थंबनेल में जो बुक दिख रही है, इसका सॉल्यूशन होने वाला है। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो इन्वायरमेंट है उसके क्वेश्चन 100+ क्वेश्चन और यूपी जीके के 100+ क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानेंगे। तो बात कर लेते हैं आज यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश का शोध संस्थाएं और संग्रहालय एवं शिक्षण संस्थान। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रीय सरकरा संस्थान, भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, और भी सारी चीज़ें। तो ये जो है ना कहाँ पर है, तो आपको एक चीज़ याद रखना, जो सरकरा या शक्कर से रिलेटेड है ये हमारा कानपुर में है, ठीक है। उसके बाद भारत खंडे जो संस्कृति विश्वविद्यालय है ये कहाँ है? लखनऊ। एक चीज़ और याद रखना, संस्कृति से रिलेटेड ज़्यादातर जो विद्यालय हैं वो कहाँ? लखनऊ में है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे दो तो ये हो ही गए। इसके बाद आपको पता है कि मोतीलाल नेहरू का जो निवास स्थान था वो कौन था? प्रयागराज। तो ये प्रयागराज में होगा मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। अब बचा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो ये हमारा बरेली हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कूट हो जाएगा हमारा कौन सा है? तो पहले का सी, दूसरे का बी, तो ये ऑप्शन ए ही हमारा राइट हो जाएगा। अब इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है हमने, तो देखेंगे। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान जो कि कानपुर में है, इसकी स्थापना 1936 में हो जाती है। भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1926 में लखनऊ में हुई थी। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में स्थित है, 1961 में स्थापना होती है और इसे 2002 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिया जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के रजा लाइब्रेरी निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामपुर में स्थित है, ठीक है। रामपुर में स्थित है। चलिए इसकी एक और डिटेल देख लीजिए कि रजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। रजा लाइब्रेरी में 2000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां और मुगल लघु चित्रों का बड़ा संग्रह देखने को मिलता है, ठीक है। रामपुर में ही आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो कि डिजिटल लेजर तकनीक से चलने वाली देश की पहली है, और भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय भी स्थित है। रामपुर जनपद मुख्य रूप से चाकू एवं पतंग उद्योग के लिए जाना जाता है। रामपुर आपको याद रखना, चाकू सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चाकू और पतंग याद रखेंगे। चलिए अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो ये वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये भी हमारा कूट का ही मिल गया। चलिए तो यहाँ लिखा है कि सरस्वती भवन पुस्तकालय, रामपुर रजा लाइब्रेरी, भारतीय भवन पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी। अब देखो अभी हमने जो देखा था इसका जो आंसर क्या, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था? रामपुर के बारे में पढ़ा था ना, रामपुर के बारे में। देखो ये है, तो रामपुर वाला क्या 1774 में स्थापना हुई थी रजा लाइब्रेरी। तो अब देखिए 1774 वाला कौन सा है, बस वही विकल्प हमें पकड़ना है। तो देखो 1774 ये है रजा लाइब्रेरी, हमें कहाँ दिख रही है? ये आपका रामपुर रजा लाइब्रेरी, यानी कि बी का थर्ड होना चाहिए। तो बी का थर्ड देखते हैं किस किस में दिया है। तो बी का थर्ड इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि 2 ऑप्शन तो हमारे गलत ही हो गए, ठीक है। अब इनमें से कोई टिक करना है हमें, चलिए ठीक है ना। चलिए ये हो गया बी का थर्ड। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, भारतीय भवन जो है पुस्तकालय की स्थापना 1989 में हुई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यानी कि हम लाइब्रेरी वाला देखेंगे तो 1774 भारतीय भवन पुस्तकालय, तो ये हो जाएगा। तो बाकी का जो बच रहा है तो हम क्या करेंगे, जो सरस्वती भवन पुस्तकालय है ये 1914 में, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी है ये 1864 में। मतलब ये लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही डिटेल देख लीजिए, आप इसको नोट करेंगे कि सरस्वती भवन पुस्तकालय 1914 में, रजा लाइब्रेरी जो है 1774 में, भारतीय भवन पुस्तकालय 1889 में, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी 1864 में। आगे लिखा है हमारा CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की शाहीबाग के रूप में स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई थी? तो हम बात करेंगे इसकी, तो ये 1789 में लखनऊ में की गई थी। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो CSIR
राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का शाहीबाग के रूप में 1789 में लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ लखनऊ में ही साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, राज्य अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र और बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर भी स्थित हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही स्थित है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, ये एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, आप इसको ना देखकर आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, इसमें आपको फायदा रहेगा। क्या यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 इसका आंसर हो जाएगा। यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय कौन सा है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये BHU है, ये बनारस में है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की बात की जाए तो मुरादाबाद में है। यूपी राज्य सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण थे, एक साथ याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया? तो ये 2009 और 10 में पूछा गया था। अच्छा, इसमें आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? अच्छा, ये 2009-10 में किया था। अब इसमें आंसर जो है आपको सीधा याद रखना है, ये डी ऑप्शन, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान, ये लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखो बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में, और लखनऊ के प्रदेश के वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण का कार्य करता है। इसकी जो स्थापना है बीरबल साहनी की स्मृति में 1946 में की गई थी। संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरा वनस्पति विज्ञान में शोध करना, जीवाश्म पौधों का अध्ययन करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र FFDC की स्थापना जो है UNDP, UNIDO और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई थी? तो इसमें हम बात करेंगे, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो 1990 से 91 के बीच की गई थी, 1990-91 में की गई थी। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पर डिटेल में लिखा है, तो आप देख लीजिएगा ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? एक भारत कला भवन है, एक अयोध्या भवन आगे हमें मिलेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। भारत कला भवन जो है वो आपका वाराणसी में स्थित है। भारत कला भवन जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है। भारत कला भवन संग्रहालय की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1920 को हो जाती है। भारत कला परिषद के एक अंग के रूप में हुई थी और इसे के प्रथम मानद जो अध्यक्ष थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। एक और पूछा जाता है कि आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो वो आपका प्रयागराज में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि लखनऊ स्थित बाल संग्रह जिसे चिल्ड्रेन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमारे पास 4 विकल्प हैं और इसके साथ साथ हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो हम बात करेंगे लखनऊ स्थित जो बाल संग्रहालय है इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसका पूरा नाम मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एक बनारस हुआ, एक अलीगढ़ विश्वविद्यालय मुस्लिम वाला। तो ये क्या है, ये महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 1916 में इसकी स्थापना होती है, जिसे BHU कहते हैं, और ये महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। BHU के को पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना NE बेसेंट ने की थी, याद रखेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन कि यूपी के शिक्षा संदर्भ में BHU का पूर्ण रूप क्या है? तो वही है ना, बनारस हिंदी विश्वविद्यालय। तो अब देखना है हिंदू होगा कि हिंदी होगा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, जिसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। अभी हमने देखा। चलिए यही क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि भारत खंडे संगीत संस्थान बहुत पूछा जाता है। हमने अभी बताया था कि संगीत से रिलेटेड जो संस्थान होंगे या कलाकृति से ये जो संबंधित जो संस्थान होंगे वो हमेशा ज़्यादातर लखनऊ रहेंगे। तो लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में की गई थी। ठीक है, और बात करेंगे उमानाथ राय उमानाथ वली एवं राजराजेश्वर वली संयुक्त प्रांत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रयासों से ये पंडित भारत खंडे द्वारा की गई थी। इस वजह से ये भारत खंडे संगीत संस्थान इसका नाम रखा गया था। ठीक है, अच्छा इसका नाम किनके नाम पर है? महान संगीतकार विष्णु भारत खंडे के नाम पर। चलिए आगे बात करते हैं 107वां क्वेश्चन। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो ये चित्रकूट में स्थित है, जिसकी स्थापना जो है देखो यहाँ पर लिखा है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना 27 सितंबर 2001 को चित्रकूट उत्तर प्रदेश में की गई थी। ठीक है,
चलो, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि राघवे जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को इस विश्वविद्यालय का आजीवन कुलाधिपति बनाया भी गया है। ठीक है, वो है स्वयं एक अंधे व्यक्ति हैं, ये भी जानते हैं आप, इन्हें जानते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं इससे याद रख लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले हमारे टॉपिक उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषाओं से रिलेटेड। चलिए भाषा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, तो इसकी बात करेंगे हम डिटेल में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगा? तो ये कहाँ? वाराणसी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर भी लिखा है, तो ये भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य संग्रहालय स्थापित किया गया, जो किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। और संग्रहालय में हिंदी साहित्य की इतिहास, साहित्यकारों के जीवन और उनकी रचनाओं से को प्रदर्शित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के जो सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन है इनके बारे में। चलिए तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम जो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से लिखा है आपका कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों को विकल्प बताइए। तो आपको इसके डायरेक्ट याद रखना है, मथुरा, गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना। इसके साथ साथ यहाँ देखिए, अच्छा क्वेश्चन में पूछा क्या था ये देख ले एक बार दोबारा से। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर ये क्या करना है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जो 2022 थी, इसके अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले जो स्थान है वो देखिए, हस्तिनापुर, काम्पिल्य, अहिच्छत्र, बरनावा, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा, लाक्षागृह, हंडिया, प्रयागराज और कीचकबद स्थल, राठ हमीरपुर में और विदुर कुटी बिजनौर में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है 110वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? तो ये देखिए पहले तो इसकी सर्किट देख लीजिए, यहाँ पर डी ऑप्शन सारनाथ होगा, तो पहले इसमें देख लीजिए तो सारनाथ के उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा। अभी महाभारत का पूछा था, अभी इस बौद्ध सर्किट का। तो बौद्ध सर्किट में राज्य के 6 स्थान आते हैं, जैसे कपिलवस्तु, श्रावस्ती, संकिसा, कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, अच्छा ये वाला हो गया हमारा। आगे हमारा क्वेश्चन है 111वां, लिखा है उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन सा गंतव्य शामिल है? तो हम बात करेंगे इसमें बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड में आपको पता है 7 जनपद आते हैं। ठीक है, अच्छा 7 देखो बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा आदि इसमें शामिल हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम, तो यहाँ लिखा है दुमपोक्त उत्तर प्रदेश में खालिस्तान की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। तो ये हमारा व्यंजन पकाने की एक प्रमुख विधि है। ठीक है, चलिए इसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं मूलतः ज़्यादातर। ठीक है, अब बात करेंगे राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में किस स्थान को जाना जाता है? तो आपको पता है जो राधा जी का जन्म है वो बरसाने वाली राधा, आपने नाम भी सुना होगा, तो बरसाने में हुआ था। जो कि आपको पता है जो जो बरसाना है वो आपको याद रखना है, बरसाने के अंदर भी जो है ना, यहाँ डिटेल दिख रही है, 50 किलोमीटर के लगभग उनका जो गांव पड़ता था। राधा जी के बारे में प्रचलित है कि बरसाना की थी, ये बरसाना की थी, लेकिन इनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। यह गांव रावल के नाम से प्रसिद्ध है और राधा की माँ का नाम कीर्तिदा, पिता का नाम वृषभान था। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो उनका गांव का नाम था वो गांव रावल के नाम से प्रसिद्ध है, बरसाना के अंदर पड़ता है, लेकिन हम लोग बरसाना ही याद रख लेते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, तो अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देखेंगे भौगोलिक चीज़ें और पर्यावरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, तो आपको चारों जिले याद रखनी है। पश्चिमी जिला क्या है? शामली है। पूर्वी जिला बलिया हो जाएगा और सोनभद्र आपका दक्षिण में हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा, और सहारनपुर आपका नॉर्थ में हो जाएगा। ठीक है, और वेस्ट में आपका क्या है? शामली है। तो पश्चिम इसका राइट आंसर हमारा शामली हो जाएगा। ठीक है, आपको नीचे भी दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखे भी होंगे। ठीक है, कि सब उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे उत्तरी तथा सबसे दक्षिणी यानी कि उत्तरी सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, यानी कि अब और साथ ही साथ एक देश से भी लगती है। आपको पता है किस देश के साथ? नेपाल के साथ टच होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, लखीमपुर खीरी, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 7680 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, ये जो है वो लखनऊ संभाग के अंतर्गत आता है और इस जिले की जो सीमा है वो नेपाल से भी टच होती है। इसके अंदर बात करेंगे तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, ये चीज़ याद रखेंगे। और ये एकमात्र उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दुधवा नेशनल पार्क है, जो लखीमपुर खीरी में है।
आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। तो हम बात करेंगे सोनभद्र जो है हमारा दक्षिण में है, जो कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। तो अच्छा एक चीज़ और, छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये झारखंड से भी लगा है, तो ए और बी आंसर होना चाहिए। तो ए और बी हमारा कूट में दिया है, ए और बी, जो कि पहला ही विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल। उत्तर प्रदेश के जो सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक है। यानी कि ऐसा कोई भी जिला नहीं है जो 4 राज्यों को टच करता हो, सिर्फ यही है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो सोनभद्र में खनिज संसाधन है और वन संसाधन और जल संसाधन, इनमें से कौन कौन महत्वपूर्ण है। जैसे सोनभद्र में कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट, बॉक्साइट, ये खनिजों के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे हमारा है शामली की सीमाएं निम्न में से किस राज्य से लगती हैं। आपको पता है शामली जो है पश्चिम में पड़ता है और हरियाणा से लगभग टच में है, तो इसमें हरियाणा इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डिटेल लिखी है, तो थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। हरियाणा राज्य से उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिले टच होते हैं। अच्छा, जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मथुरा भी है हरियाणा से टच होने वाला। अच्छा, आगरा और मथुरा की सीमा राजस्थान से तथा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की जो सीमा है वो दिल्ली से लगती है। देखिए भौगोलिक स्थिति याद रख लेना, एग्जाम में बहुत बनते हैं क्वेश्चन। देखिए हाल ही लेटेस्ट 2025 के प्रश्न हैं। और भारत की मानक यामोत्तर जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। आपको पता है 82.5 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री तो हमें ये दिख रहा है बस, और एक ये भी दिख रहा है, लेकिन आपको पता है मिर्ज़ापुर से गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। मिर्ज़ापुर के अमरावती चौराहे से गुजरती है, ये भी याद रखना। ठीक है, भारत की जो मानकीय यामोत्तर जो रेखा है, जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 30 डैश, जो पूर्वी देशांतर है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसमें जो मिर्ज़ापुर है यहाँ से ये गुजरती है, लेकिन भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो राज्य देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हो जाएंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अब देखो यूपी का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ टच होता है, तो आपको देखना होगा थोड़ा बहुत, मतलब आपको सीमा पता होना चाहिए। तो आपको पता है चित्रकूट और महोबा दोनों के दोनों ये मध्य प्रदेश से टच होते हैं, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता, सी वाला। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डिटेल देखिए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और महोबा जिले में मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ये तो हो गया आंसर। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से टच होते हैं, जैसे कौन कौन, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये टोटल 11 हैं मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे महोबा जिला जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में आपको पता है महोबा जो जिला है वो, जिसके साथ साथ टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बुंदेलखंड में आते हैं। तो बुंदेलखंड के जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं वो देख लीजिए जनपद कौन कौन से। अच्छा यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन बता देते हैं हम। ठीक है, महोबा जिला उत्तर प्रदेश राज्य में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर है। महोबा जिला 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर से अलग करके बनाया गया था। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने एक ललितपुर नाम सुना होगा, एक झांसी हो गया, ठीक है, एक आपका जालौन हो जाएगा, एक हमीरपुर हो जाएगा, एक महोबा हो जाएगा, एक चित्रकूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना ये 6 हो गए, टोटल 7 हैं। आपको एक चीज़ एक नाम और याद रख लेना, बांदा भी होगा। ठीक है, बांदा। तो ये 7 जनपद जो हैं वो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला अब हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश का परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है, तो हम बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। अब देखिए 2025 का है, तो ये लेटेस्ट प्रश्न ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। और एक चीज़ और याद रखना, जो मल्टी मॉडल जो है, मल्टी मॉडल टर्मिनल, इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। देखो यहाँ पर लिखा भी है, मल्टी मॉडल टर्मिनल का जो उद्घाटन है पीएम मोदी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम। UPSH7 किन 2 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, यानी कि ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से जो स्टेट हाईवे 7 है वो किन किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो इसके बारे में हम क्या करें, इसका थोड़ा बहुत आपको 2 3 4 जो महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे हैं उनको पढ़कर जाना। ठीक है, तो इलाहाबाद, गोरखपुर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ लिखा है
उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है? तो देखिए ये बहुत शानदार प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये परिवहन आयुक्त, जिसे हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कहते हैं। आगे बात करेंगे हम, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है ये वाला, चलो लिखा है क्वेश्चन कि प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत कोई भी वाहन स्वचालित रूप से मोटर वाहन करों से मुक्त होता है। तो ये क्या होता है? धार्मिक संस्थानों के स्वामित्व वाले जो वाहन होते हैं ये मुक्त होते हैं कर से, टैक्स से फ्री होते हैं। आगे हमारा है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये लिखो, देखो पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा कब शुरू हुई थी? तो ये हम बात करेंगे तो ये 1947 में। देखो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 का। अब देखो यहाँ डिटेल देखेंगे हम अच्छे से, यहाँ पर डिटेल पढ़ना है हमें। लिखा है उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत जो परिवहन सेवा है वो 1947 के समय आरंभ हुई थी। प्रदेश में यात्री सड़क परिवहन सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी मार्ग पर, जो बाराबंकी मार्ग है उस पर संचालन प्रारंभ किया गया था, और 1 जून 1972 को सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अधीन परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कौन सा जिला यूपी स्टेट जो हाईवे 1 के मार्ग पर नहीं है। तो पहले तो ये हमारा वाराणसी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यूपी स्टेट हाईवे जो 1 है, उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजमार्ग 1 है, इस पर महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बलिया जिलों से होकर हो जाता है। यह सोनोली नगर को बलिया से जोड़ता है, और सोनोली नौतनवा गोरखपुर देवरिया बलिया मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे कितना लंबा है। तो देखिए ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आगरा वाला। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा डिटेल हमें आपको याद रखना है कि आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेस वे है ये 302 किलोमीटर लंबा है। इसका जो निर्माण है वो 21 नवंबर 2016 को किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी लखनऊ दोनों का दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में भी है, वाराणसी में भी है। चलिए अब देखिए जो हमारे हवाई अड्डे हैं उनके नाम देख लीजिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और कुछ राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं, जिनमें 5 इंटरनेशनल वाले हैं। तो देखिए चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो वाराणसी में है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा। तो ये 5 के जो 5 हैं ये इंटरनेशनल हैं, याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये कितना है 8432। ठीक है, और जो कि 83 राज्य मार्ग शामिल हैं इसमें, जो विभिन्न मुख्यालयों को जोड़ते हैं। कुल लंबाई तो आपकी 8432 हो जाएगी। आगे हमारा है उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी परिवहन प्रणालियों द्वारा सेवा प्रदान करती है। तो हम बात करेंगे इनमें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी गंगा। आगे बात करेंगे, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, जो नेशनल वाटरवे 1 है। अच्छा यहाँ पर डिटेल शुरुआत से देखिए, उत्तर प्रदेश गंगा नदी परिवहन प्रणालियों द्वारा सेवा प्रदान करती है। भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, मतलब पहला वाटर हाईवे है, वाटरवे पहला नेशनल वाटरवे कौन सा है 1, जो सबसे बड़ा है, जिसे हम गंगा की भागीरथी नदी और हुगली नदी की प्रणाली पर जोड़ते हैं, और जो प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा है। लेकिन दूसरा जो नेशनल वाटरवे 2 है वो सदिया से धुबरी पट्टी दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस की अनुमानित लंबाई क्या है। तो हम बात करेंगे ये क्या है पूर्वांचल की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर विकल्प में दिया हुआ है, ये एक तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ जिले से मौजूदा लखनऊ सुल्तानपुर रोड जो है इसके पास स्थित चांद सराय गाँव से शुरू होता है और गाजीपुर जिले में हैदरिया गांव में समाप्त होता है। इसकी लंबाई जो है 340.82 किलोमीटर है। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले ज़िले देख लीजिए, तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश मोटर जो कराधान अधिनियम 1997 है, इसके तहत विभिन्न श्रेणियों में वाहनों के लिए कर की दरें कैसे निर्धारित की गई थी। तो ये होगा उनका वजन क्षमता के आधार पर, इंजन क्षमता के आधार पर। चलिए 1997 में आया था, ये चीज़ आपको याद रखना है ये वाला। ठीक है, कराधान अधिनियम 1 जनवरी 1997 में। आगे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत किस प्रकार के वाहनों को कराधान में छूट प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा हमारा एम्बुलेंस और फायर इंजन। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर देखेंगे बदायूं जिले में कौन सा राजमार्ग है? तो बदायूं में कौन सा है? तो यूपी जो स्टेट है, राज्य राजमार्ग वो 18 है। चलिए आगे बात करेंगे। तो जो स्टेट 18 जो है स्टेट हाईवे, जो राज्य राजमार्ग जो है वो 18 वाला 172.66 किलोमीटर है, जो मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और बागपत जिलों से होकर जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन। अभी हमने देखा था ना 1 जून 1997 को, और ये कराधान से रिलेटेड भी है, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे हम, किस राज्य राजमार्ग को लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा यूपी वाला हो जाएगा, स्टेट जो राज्य राजमार्ग 34 है इसको। चलिए इस अगर बात करेंगे, जो यूपी जो स्टेट हाईवे है 34 नंबर का, वो 315.98 किलोमीटर लंबा है। आगे हमारा देखेंगे, देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन मिलेगा हमें यहाँ पर डिटेल में। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। लिखा है, कौन सा एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है? तो इनमें से कौन सा है? हमारा यमुना एक्सप्रेसवे वाला। ठीक है, अच्छा इसकी डिटेल देख लेते हैं कितना लंबा है, क्या है। तो देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाले मार्ग को यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, जिसकी जो लंबाई है आपका 165 है। इसे हम ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये क्या है? 6 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे है, 6 लेन वाला हाईवे है, जो कि मथुरा अलीगढ़ गुजरते हुए नोएडा को आगरा से जोड़ता है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। UPRRDA का पूर्ण रूप क्या है? तो ये यहाँ पर देख लेना, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी इसका फुल नेम होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है 139वां, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद से जो नेशनल हाईवे है 9 जंक्शन से शुरू होता है और चंदौसी बबराला अलीगढ़ से होकर गुजरता हुआ आगरा में नेशनल हाईवे जो है वो 44 के जंक्शन पर समाप्त होता है? तो ये हो जाएगा जो नेशनल हाईवे 509, जो NH 509 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब ये लिस्ट वाला क्वेश्चन आ गया है, तो हम इसका डायरेक्ट ही लिस्ट ना देखकर सीधा सॉल्यूशन का लिस्ट ही देखेंगे, वो बेटर रहेगा। क्वेश्चन में लिखा है, सही मेल है, अयोध्या या फैजाबाद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लखनऊ में कौन सा है? तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जेवर में कौन सा है? तो नोएडा के नाम से है। और वाराणसी में कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हमने देखा था अभी टोटल 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं, अभी हमने देखा था। ठीक है ना, और एक कुशीनगर में अलग हो जाएगा। तो 4 तो ये है, एक कुशीनगर वाला। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख यातायात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है? तो ये कौन सा जोड़ता है? तो नेशनल वाटरवे 1 पहला वाला जोड़ता है, जिसकी जो लंबाई है कितनी है? 1620 किलोमीटर है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला बात करेंगे नेक्स्ट हमारा कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का जो गठन है वो कब किया गया था? तो यहाँ पर पहले डिटेल देख लेते हैं हम थोड़ा सा पूरा। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो 13 अगस्त 2004 को उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था। इसका गठन उत्तर प्रदेश के अधिनियम संख्या 19 2004 यानी कि एक्ट 19 था और 2004 का तहत किया गया था। प्राधिकरण को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर शुरू किया गया था। इसकी जो शासी परिषद की अध्यक्षता है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, 143वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये मिर्ज़ापुर इसका आंसर हो जाएगा। और ये 12 मार्च 2018 की बात है। मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े 75 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र उद्घाटन मिर्ज़ापुर के विजयपुर ग्राम में किया था। अगला हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश ने IT, टेक्सटाइल, वस्त्र जो है, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी NEDA का निर्माण कब किया था? तो ये अप्रैल
83 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि नीडा को ही यूपी नीडा के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्न में कौन सा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। तो आपको पता है एकमात्र जो है नरोरा ही है, जो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापारा गुजरात में। तो नीचे वाले दोनों याद रख लेना, ये कन्फ्यूजन वाले वर्ड होते हैं, एग्जाम में आते भी हैं। चलिए तो ये जो है ना, अब जो है हमारा जो क्वेश्चन है ना अगला उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक संसाधन पर आएगा। तो एक काम करते हैं, हम अभी इतना ही रहने देते हैं, अगले नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।